आज हम लोग संघ शासित राज्यों के प्रशासन के विषय में अध्ययन किया जाएगा। कल हम लोग ने राज्य, स्टेट और उसकी जो विधानमंडल होते हैं उनके विषय में हम लोगों ने चर्चाएं की थी। आज नेक्स्ट टॉपिक आपका है संघ शासित राज्य। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा के दौरान देखा था कि पूरे भारत में 8 संघ शासित राज्य हैं और उन 8 संघ शासित राज्यों के विषय में अभी जो नवीनतम बनाए गए हैं उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नया संघ शासित राज्य बनाया गया है और दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, यानी कि उसका प्रशासन एक प्रशासक के द्वारा किया जाने लगा। ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो संघ शासित राज्य भाग 8, ठीक, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। संख्या 8। देखिए, जब भारत में राज्यों का गठन हो रहा था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और उस स्थापना के बाद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। तो उसमें भारत में 14 राज्य और 5 संघ शासित राज्य बनाए गए थे। ठीक। उसके बाद मैंने राज्यों को किस तरीके से उसकी संख्या बढ़ती चली गई, नागालैंड, गुजरात, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम, किस तरीके से राज्य बनते गए और संघ शासित राज्यों की संख्या जो है 5 से फिर बढ़कर 7 हुई और वर्तमान समय में इसकी संख्या 8 हो गई। आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक इसके विषय में उपबंध हमारे संविधान में है। इसको शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में एक प्रश्न थोड़ा सा कौंध रहा है, उस पर मैं चर्चा कर लेना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कल स्टेट के विषय में जब हम लोगों ने बातें की थी तो उसमें आपको विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, कुछ बातें इस पे शेष रह गई थी जिसकी चर्चा मेरे द्वारा नहीं की गई थी। इसको देखने ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो विधान परिषद हमारे यहाँ 6 स्टेट में है और शेष में विधान सभा है। विधान परिषद में एक बात ये नोट कर लीजिएगा, संयुक्त बैठक का जो प्राविधान, संयुक्त बैठक, ठीक, यह प्राविधान जो हमारे सेंट्रल के लिए, केंद्र के लिए 108 में व्यवस्था है, राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी कि यदि कोई विधेयक जो साधारण विधेयक है, उस विधेयक में गतिरोध उत्पन्न होने पर अगर विधान परिषद जिस राज्य में है वहां पर संयुक्त बैठक के द्वारा उसे पास नहीं कराया जा सकता। ठीक, एक बात ये समझ लीजिएगा। दूसरी बात एक ये है कि विधान परिषद में, अब विधानसभा के द्वारा पारित कोई विधेयक विधान परिषद में कितने दिनों तक रह सकता है, जो साधारण विधेयक है, कोई इसको बता सकता है कि अगर विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित होकर विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद उसे कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन के लिए जी,
14 दिन सर, 14 दिन। 14 दिन। और कोई? सर 14 दिन में होता है। पहली बात, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, केवल धन विधेयक के मामले में ही 14 दिन का प्रावधान है। ठीक है, धन विधेयक के मामले में ही 14 दिन का प्रावधान है, और शेष विधेयक के मामले में विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक विधान परिषद 3 माह तक रोक सकता है। कितना? 3 माह तक। और 3 माह तक अगर रोकने के बाद वह उसे पारित नहीं करता तो विधानसभा जो है पुनः उसे पारित कर देती है और उसको भेजती है पुनः परिषद के बाद, और परिषद सिर्फ 1 माह तक ही उसे दोबारा रोक सकता है। ये चीज थोड़ा सा गूढ़ चीजें हैं, लोगों के दिमाग में जल्दी इसलिए नहीं पहुंचती थी कि इससे रूबरू होने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, जहां कहीं भी विधान परिषद होगी, विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित होने के बाद अगर यहाँ जाएगा तो विधान परिषद उसको सिर्फ कितनी दिन बाद? 3 माह तक रोक सकती है। और 3 माह बाद अगर ये पुनः लौटाता नहीं है, ठीक है, तो यह पुनः एक बार पारित करके विधान परिषद का पास भेजता है और विधान परिषद 1 माह तक दोबारा उसे रोक सकती है। इसके बाद वह विधेयक पारित माना जाएगा। विधेयक पारित, यानी कि विधान परिषद के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि अगर विधानसभा कोई विधेयक पारित करके भेज दे तो विधान परिषद उसको ना पारित करे। वो किसी न किसी तरीके से पारित माना जाएगा। पहली बार वो 3 माह तक रोकेगी और दूसरी बार वो 1 माह तक रोकेगी। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं करती तो वह विधेयक विधानसभा के द्वारा यानी कि विधानमंडल के द्वारा पारित माना जाएगा। लेकिन लोकसभा राज्यसभा के मामले में साधारण विधेयक में क्या है कि लोकसभा से कोई साधारण विधेयक पारित होकर अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसे 6 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक? 6 माह। और 6 माह के अंदर अगर गतिरोध उत्पन्न होता है, उसका समाधान नहीं हो पाता, तो उसकी संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और यहां संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। बात आप लोगों की समझ में आई कि नहीं? जी सर। आप कंफ्यूजन इसमें मत पालिएगा, क्योंकि इसकी चर्चा मैं कल किया नहीं था, तो मेरे दिमाग में ये चीज थी कि आपको बता दें कि कोई भी साधारण विधेयक राज्यसभा सिर्फ 6 माह तक रोक सकती है, विधान परिषद सिर्फ 3 माह तक रोक सकती है, पुनः पारित करके भेजेगा, 1 माह और समय उसको मिलेगा, और अगर वो पारित नहीं करती तो उसे पारित माना जाएगा। ठीक। धन विधेयक के मामले में क्या है कि धन विधेयक पहली बार तो स्टेट में विधान सभा में पेश होता है, केंद्र में लोकसभा में पेश होता है, 14 दिन तक वो अपने पास रख सकती है। कोई अगर वो उसमें अमेंडमेंट सुधार करना चाहे तो वह पुनः भेजेगी, और उसको मानना ना मानना विधानसभा और लोकसभा के विषय की बात है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं आपके संघ शासित राज्य, भाग 8, टोटल संख्या 8 है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। संघ शासित राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं, एक दिल्ली, दूसरी पांडिचेरी। पांडिचेरी का नाम क्या हो गया है? वर्तमान में पांडिचेरी को किस नाम से जाना जाता है? सर पुडुचेरी के नाम। पुडुचेरी। और एक अंडमान निकोबार।
यह 3 ऐसे स्टेट हैं, संघ शासित राज्य हैं, जहां के मुख्य प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। उप राज्यपाल। और शेष जो है, शेष राज्यों के प्रशासक को मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। मुख्य। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, दिल्ली पांडिचेरी, दिल्ली में विधानसभा है, पांडिचेरी में विधानसभा है, और एक इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। इनके हेड को, इनके प्रशासक को, इनके एडमिनिस्ट्रेटर को किस नाम से जाना जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि उपराज्यपाल के नाम से। और शेष के हेड को मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। एक बात ये आप दिमाग में रखिए। दूसरी बात यह है कि दिल्ली और पांडिचेरी आर्टिकल 239 239 का में कहा गया है कि यदि संसद प्रस्ताव पारित कर दे तो यहां पर संघ शासित राज्यों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का गठन किया जा सकता है। यदि संसद पारित कर देगा तो किसी भी संघ शासित राज्य में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का गठन किया जा सकता। इसी उपबंध का लाभ उठाते हुए दो जगह, एक दिल्ली और एक पांडिचेरी में विधानमंडल का गठन किया गया था। विधानमंडल का जो पांडिचेरी में गठन हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था? संघ शासित राज्य अधिनियम 1963, इसके द्वारा पांडिचेरी में विधानमंडल का गठन, ठीक, मंडल का गठन किया गया, यानी कि 1963 में। और दूसरा आपका 1991 और 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, ठीक, इसके द्वारा दिल्ली में विधानमंडल का गठन किया गया। दिल्ली में विधान मंडल का, संघ शासित राज्यों में वैसे संभावना बिल्कुल छीड़ है कि आपका कोई क्वेश्चन इससे टकराए, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन मेरा फर्ज बनता है भाई, मेरा उत्तरदायित्व है कि हर एक चैप्टर को, हर एक पॉइंट को हम लोग जानकारी में रखें, जहां हो सकता है कि क्वेश्चन टकरा जाए। तो इतना ही समझिएगा कि आपको संख्या कितनी है, कहां से कहां तक इसका अनुच्छेद है, किस भाग में इसका वो किया गया, और दिल्ली में राज्य का दर्जा जो दिया गया, विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। और पांडिचेरी में आपका संघ शासित राज्य अधिनियम 1963 के द्वारा विधानमंडल का गठन किया गया। एक बात ये दिमाग पर रखिए।
दूसरी बात कि अगर किसी संघ शासित राज्य में न्यायालय की उच्च न्यायालय की व्यवस्था करनी हो, ठीक, तो उच्च न्यायालय की व्यवस्था का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 241 में किया गया, ठीक है। संघ शासित राज्य में उच्च न्यायालय का गठन, हाई कोर्ट का गठन, ठीक। अब ने बार बार आपके में ये अखबारों के माध्यम से खबर मिलती है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, दिल्ली में हाई कोर्ट भी है। दिल्ली चूंकि संघ शासित राज्य है और दिल्ली संघ शासित राज्य के अलावा जो दिल्ली के आसपास के एरिया है उसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। अब इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्या है, एक तो दिल्ली स्टेट है ही है, इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले उसमें शामिल है, राजस्थान के कुछ जिले उसमें शामिल है, हरियाणा के कुछ जिले उसमें शामिल है, जैसे हरियाणा का गुड़गांव का जो क्षेत्र है वो उसमें शामिल है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, ठीक है, और बागपत, ये सब के क्षेत्र हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। तो यूपी जब आप पढ़िएगा या तो उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। अभी मेरे दिमाग में वो पिक्चर आ नहीं रही है, वरना मैं इसका जिक्र करता, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, ठीक है। तो पहली बात, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसका उल्लेख 239 का में, ठीक, इस बात का उल्लेख 239 का में किया गया है। अब हम संघ शासित राज्यों के विषय में एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, जैसे चंडीगढ़ संघ शासित जो क्षेत्र है उसका मुख्य जो आयुक्त है उसका कार्य कौन करता है, कौन देखता है, पंजाब का राज्यपाल उसे देखता है। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का मुख्य प्रशासक है, ठीक है। अब एक बात है कि पंजाब में चूंकि राज्यपाल आपके मंत्रिपरिषद की, मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करता है, तो क्या चंडीगढ़ में भी मंत्रिमंडल की सलाह से ही वह कोई कार्य करेगा, बताइए। कोई व्यक्ति इसका आंसर दे हमको कि चंडीगढ़ संघ शासित राज्य का जो प्रशासक होता है वह पंजाब का राज्यपाल होता है। पंजाब राज्य क्षेत्र का राज्यपाल जो भी कार्य करता है या किसी भी राज्य का राज्यपाल जो भी कार्य करता है वो मंत्रिमंडल की सलाह से करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ठीक है। तो क्या चंडीगढ़ में जो भी कार्य संपन्न किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा, क्या वह पंजाब के मंत्रिपरिषद की सलाह से किए जाएंगे? जी नहीं। नहीं सर। वेरी गुड। देखिए, पहली बात, जो प्रशासक होता है, उपराज्यपाल होता है, वह उत्तरदायी किसके प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति होता है। इसकी नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरी बात, जो विधानमंडल भी होता है जिन राज्यों में है, वह भी उत्तरदायी राष्ट्रपति के पद होता है। हमारे यहाँ क्या है कि जो वहां का मंत्रिपरिषद है वह उत्तरदायी विधानमंडल के प्रति होता है राज्यों में, लेकिन यहाँ क्या है, दिल्ली में, पांडिचेरी में, यह इसका मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति के प्रति होता है, ठीक है। तो अगर पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक की भूमिका में होता है तो उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है, वह सीधे गवर्न होता है राष्ट्रपति से और अपनी विवेकाधीन शक्तियों से,
ठीक है, या संसद के द्वारा जो निर्धारित व्यवस्था उसके लिए की गई हो उसके द्वारा। ठीक है, यहाँ भले ही उसकी भूमिका में हो, लेकिन पंजाब का राज्यपाल पंजाब के मंत्रिपरिषद की सहायता से चंडीगढ़ में कोई कार्य संपन्न नहीं करेगा। एक बात ये दिमाग में रखिएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ शासित राज्यों के प्रशासन के विषय में। ठीक है, आप सिर्फ आर्टिकल जानिए, भाग जानिए, कहां से कहां तक है, दिल्ली और पांडिचेरी में क्या व्यवस्था है। ठीक है, और संघ शासित राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए, संघ शासित राज्य के बाद हमारे यहाँ जो प्रशासन, जो हमारे यहाँ संघ है, संघ के बाद राज्य है, राज्य संघ शासित राज्य है, इसके बाद एक आपका आता है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन में दो प्रशासन है, दो जगह के प्रशासन शामिल हैं। एक तो ग्राम प्रशासन और दूसरा आपका नगर प्रशासन। नगर प्रशासन ये स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत शामिल है। हम देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन प्राचीन काल से भारत में हमको इसका उल्लेख प्राप्त होता है। आपके मौर्य काल से ही स्थानीय प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है, और हम आधुनिक युग में जब देखते हैं, ब्रिटिश पीरियड में देखते हैं, तो स्थानीय प्रशासन के विषय में पहली बार जो उल्लेख प्राप्त होता है वो 1864 में। ठीक है, स्थानीय प्रशासन की बात सरकार के द्वारा की गई कि स्थानीय प्रशासन का गठन होना चाहिए, गठन होना चाहिए। ठीक, 1870 में मेयो ने वित्त की बात कही थी कि इसको वित्त दिया जाए स्थानीय प्रशासन को, लेकिन औपचारिक रूप से पहली बार स्थानीय प्रशासन का जो गठन हुआ है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1880 से लेकर 1884 तक। 84। ठीक है, यहां पहली बार स्थानीय प्रशासन की बात की गई। ठीक है, और उसके बाद 1907 में राज्य विकेंद्रीकरण आयोग का गठन हुआ। विकेंद्रीकरण आयोग, इसने अपनी रिपोर्ट 1909 में दी। ठीक, यहां भी स्थानीय प्रशासन को ताकतवर बनाने की बात कही गई कि इसको मजबूत किया जाए। ठीक है, और इसके बाद जो 1919 का अधिनियम है और 1935 का अधिनियम है। ठीक है, 1919 के अधिनियम में स्थानीय प्रशासन की चर्चा की गई कि वह राज्य का विषय हो और हस्तांतरित, जैसे कि पहली बार आपने देखा होगा कि प्रांतों में द्वैध शासन अख्तियार किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। द्वैध शासन में क्या होता था, एक जो है आरक्षित विषय होते थे और एक हस्तांतरित विषय होते थे। हस्तांतरित विषय का जो कार्य था वो गवर्नर चुने हुए मंत्रियों की सहायता से करता था, और जो आरक्षित विषय होता था वह गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से करता था। यहां स्थानीय प्रशासन को 1919 के अधिनियम में हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया। ठीक है, हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया। ठीक, 1935 में स्थानीय प्रशासन राज्य का विषय बन गया। राज्य का विषय, चूंकि यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, अब केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था 1935 के अधिनियम के द्वारा। जब हमारा संविधान बनने लगा तो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई।
ग्राम पंचायत का गठन। यह कहा गया कि ये राज्य का उत्तरदायित्व तो है कि वह ग्राम पंचायत का गठन करे, लेकिन गठन हो नहीं पाया था। और गांधी जी की भी ग्राम स्वराज की अवधारणा थी कि ग्रामीण लोगों को जब तक आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समृद्ध नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो आपके अनुच्छेद 40 में ग्राम प्रशासन के गठन की बात हुई। इसके बाद स्थानीय प्रशासन की दिशा में जो संवैधानिक प्रयास किए गए, जो सुधार लाने की बात की गई, ये पहली बार 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है 6 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यह डेट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो 1952 में हुई थी, 6 अक्टूबर को। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या था कि जनता को आर्थिक विकास तथा सामाजिक सुदृढ़ीकरण के लिए जनता को जागृत करना। ठीक, इस कार्यक्रम के तहत किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता में आर्थिक विकास भी हो और सामाजिक रूप से जो भेदभाव हो उसको दूर करते हुए सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था लागू है, या सामाजिक पुनर्नवीनीकरण इसको कहा जा सकता है। जनता को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। ठीक है, उसके बाद पहली बार पंचायतों के गठन के सिलसिले में जो संवैधानिक प्रयास किया गया, वह प्रयास क्या किया गया, आप जो है इसको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। और प्रयास किया गया पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया 1957। ठीक, उस समिति में त्रिस्तरीय पंचायत के विकास की बात कही कि त्रिस्तरीय पंचायत का गठन होना चाहिए। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा कि पहली बार गठन 1957 में। रिपोर्ट कब आई इसकी? रिपोर्ट 1958 में आई। ठीक, इसने सिफारिश क्या की थी? सिफारिश किसकी थी कि त्रिस्तरीय पंचायत का गठन। त्रिस्तरीय में पंचायत कैसी होनी चाहिए? एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, एक ग्रामीण स्तर पर। ठीक, दूसरा इसने कहा पंचायत समिति होनी चाहिए। यह किस स्तर पर? खंड के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, खंड स्तर पर। और तीसरा इसने कहा जिला परिषद होनी चाहिए, जिला परिषद या जिला लेवल पर, जिला स्तर। ठीक है, यह इतनी बार पूछा गया है। मुझे लग रहा है कि पंचायत से अगर कोई क्वेश्चन, उसका बहुत पेट क्वेश्चन कमीशन का है, तो यही क्वेश्चन है कि पंचायत के विषय में पहली बार कौन सी समिति का गठन हुआ। ठीक है, तो आप आंख मूंद कर क्या लगाइएगा? बलवंत राय मेहता समिति की गठन हुआ। कब हुआ? 1957 में। रिपोर्ट कब आई? 1958 में। क्या कहा?
त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही। कैसे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की। ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। जब इसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायतों के गठन के लिए राज्यों को कहा कि पंचायत का गठन आपके राज्य क्षेत्र में होना चाहिए। तो पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत का गठन हुआ, ग्राम पंचायत का। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, कहाँ हुआ? राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। इसके बाद पूरे राजस्थान, पहला क्षेत्र का कहाँ था? नागौर, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद संपूर्ण राजस्थान में आपके ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और पश्चिम बंगाल में, इस सब में पंचायतों का गठन हुआ। ठीक, पहले यहां राजस्थान। अगर दूसरा पूछे तो आप क्या बोलिएगा? आंध्र प्रदेश, फिर असम, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन क्षेत्रों में पंचायतों का गठन किया गया। देखिए, अभी तक पंचायत समिति के आधार पर पंचायतें तो बनी, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, आपको ये पंचायत के विषय में अभी मैंने जो बताई है 1957 से लेकर अभी तक, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको मैं पुनः रिपीट करा देता हूं। 1957 बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश की। नागौर पहला जिला जहां पे पंचायत का गठन हुआ और उसके बाद संपूर्ण राजस्थान में पंचायत का गठन हुआ। उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में पंचायतों का गठन किया गया। ठीक, अब इसके बाद पंचायत से संबंधित 4 समितियां और गठित की गई। ठीक, हम इसलिए बता दे रहे हैं, पहले समितियों का नाम लिख दे रहे हैं कि हो सकता है कि वो समिति के गठन का क्रम पूछ ले। तो इसके बाद जो गठित हुई है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, यह 1977 में 77 में। दूसरा इसके बाद जो गठित हुई है, अशोक मेहता के बाद जो गठित हुई है वह पीबी के राव समिति, पी.वी. के. राव समिति, यह 1985 में। अशोक मेहता के बाद कौन सी समिति गठित हुई? पीबी के राव समिति। उसके बाद आपका लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, यह आपका गठन हुआ 1985, यह 1986। और उसके बाद पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, यह 1988। ठीक, यह इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा कि पंचायत से संबंधित अभी तक 5 समितियों का गठन किया गया था। पहला 1957 में आपका बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में पीबी के राव समिति, 1986 में लक्ष्मीमल
सिंधवी समिति और 1988 में पीके थुंगन समिति। ठीक, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे। अशोक मेहता समिति ने क्या किया, इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक, इन्होंने कहा कि 2 स्तरीय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। अशोक मेहता ने क्या कहा, द्विस्तरीय पंचायत का गठन। ठीक, देखिए पीबी के राव आपके पहली जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति में एक बात कही गई थी कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत न गठित करके सिर्फ 2 स्तरीय पंचायत का गठन हो। ठीक है, और जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन होना चाहिए। अशोक मेहता ने कहा कि नहीं, हर जगह आपका 2 स्तरीय पंचायत का गठन हो, एक आपका खंड पंचायत और एक जिला पंचायत। जिला पंचायत को जिला परिषद और करीब 8-10 गांवों को मिलाकर 15 से 20 हजार की जहां पॉपुलेशन हो उसको मिलाकर एक पंचायत समिति। ठीक है, द्विस्तरीय में क्या नाम दिया इन्होंने, द्विस्तरीय में पहला एक पंचायत समिति और दूसरा नाम दिया जिला परिषद। पंचायत समिति कितने पर, मतलब 8-10 गांव। ठीक, जनसंख्या 15 से 20 हजार। ठीक, और इन्होंने कहा कि जो आपका नीचे की पंचायत है उसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो और जो ऊपरी पंचायत जिला परिषद है उसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो। बस इतना इनके विषय में जानिए। अशोक मेहता 1977 द्विस्तरीय पंचायत, एक पंचायत समिति और दूसरा जिला परिषद। ठीक है, ये खत्म हो गए। उसके बाद हम आते हैं आपके पीबी के राव समिति। ठीक, इन समितियों में, इस समिति में 1985 में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए इस समिति ने सिफारिश की थी क्या कैसे होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी ये दोनों समिति हैं, इन दोनों समितियों ने कहा कि आपके SC ST और महिलाओं का ठीक है, सॉरी एक मिनट यहाँ पे मैं रोकूंगा। इन दोनों ने क्या कहा, लक्ष्मीमल सिंधवी और पीके थुंगन समिति ने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। मेन इनकी सिफारिश थी, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक है, किसकी, लक्ष्मीमल ने भी यही सिफारिश की थी और पीके थुंगन ने भी यही मेन सिफारिश की थी, और बाकी जो सिफारिश थी वो कोई बहुत मायने नहीं रखती। संवैधानिक दर्जा की जब बात ये कही गई तो इसके बाद पीबी और उस समय आपकी राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार ने एक संविधान संशोधन भी पेश किया था, 64वां संविधान संशोधन, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए। ये संशोधन आपका लोकसभा से पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में गिर गया था। इसके बाद आपके पीवी नरसिंह राव की सरकार आई, पीवी नरसिंह राव। ठीक, इसके शासनकाल में
73वां और 74वां संविधान संशोधन पेश किया गया कब? 1992 में। अब यहां से महत्वपूर्ण चीज शुरू होती है। 73वां संविधान संशोधन, ठीक, और 74वां संविधान संशोधन कब? 1992। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ग्राम पंचायत से, ठीक। ये 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? नगर पंचायत से। यह दोनों संविधान संशोधन 22 दिसंबर और 23 दिसंबर, ठीक, 1992 लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गए। दोनों संविधान संशोधन 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को लोकसभा से पारित हो गए। पारित जब हो गए तो 92 के बाद 93 आया और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, ठीक। देखिए, इसमें से कोई भी डेट ऐसी नहीं है जो आपको दिमाग में ना रखनी हो। सारी डेट आपके जहन में होनी चाहिए। 92, 22, 23 दिसंबर, 20 अप्रैल राष्ट्रपति का सिग्नेचर। और जब सिग्नेचर हो गया तो सिग्नेचर होने के बाद 2 डेट और आपको याद रखनी है। एक डेट आपको याद रखनी है आपका 24 अप्रैल 1993 और एक डेट याद रखनी है 1 जून 1993, जब ग्राम पंचायत का कार्य प्रारंभ हुआ, गठन हुआ, ठीक है। संवैधानिक के बाद जो पहली बार कब? 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत गठित की गई और यहां 1 जून को नगर पंचायत, ठीक। 22 दिसंबर लोकसभा, 23 दिसंबर राज्यसभा, 20 अप्रैल 93 राष्ट्रपति का सिग्नेचर और ग्राम पंचायत 24 अप्रैल और नगर पंचायत 1 जून, ठीक। अब पारित होने के बाद संविधान में क्या किया गया? पहली बात, संविधान में एक अनुसूची, पहली बात अनुसूची ग्राम पंचायत के लिए 11वीं और ग्राम के लिए और 12वीं नगर के लिए यह जोड़ी गई। दूसरी बात, संविधान में भाग 9, ठीक है, का जोड़ा गया। तीसरी बात, अब ग्राम पंचायत के स्तर पर, ठीक है, ग्राम पंचायत के स्तर पर अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 ड़ा तक, ठीक, यानी कि इसमें करीब 16 अनुच्छेद, ठीक। और नगर पंचायत के स्तर पर अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या 6 तक करीब 18 अनुच्छेद, ठीक। ग्राम पंचायत स्तर पर
29 विषय शामिल किए गए और नगर पंचायत स्तर पर 18 विषय शामिल किए गए। इतनी बातें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रखिएगा, इसमें कोई भी चीज कट नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहां से शुरू होता है आपका ग्राम पंचायत। पहला आपका ग्राम पंचायत। कोई बता सकता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष जी, सर, 21 वर्ष 21 वर्ष। आप श्योर हैं? हैं? थोड़ा तेज बोले भाई साहब। 21 वर्ष, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरे धमकाने से आप लोग प्रेशर में मत आइएगा। आपने सही बताया कि उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष का व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। विधानसभा लोकसभा 25 वर्ष, विधान परिषद, राज्यसभा 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष और यहाँ 21 वर्ष। अब ग्राम पंचायत में एक बात आती है ग्राम सभा की। ग्राम सभा और दूसरी बात आती है ग्राम पंचायत। क्या कोई डिफाइन कर सकता है कि ग्राम सभा किसे कहते हैं और ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? बताएं। सर, कई ग्राम सभा मिलकर एक ग्राम पंचायत बनती है। कई ग्राम सभा मिलकर एक ग्राम पंचायत। और कोई व्यक्ति बताएं धीरज जी। सर हमारा भी उत्तर यही है। क्या? सर यही कि कई ग्राम मिलकर के ग्राम पंचायत बनती है, कई ग्राम सभा मिलकर के। सर 12 वार्ड ग्राम मिलकर एक पंचायत होती है। ग्राम सभा किसे कहेंगे? नहीं, ग्राम सभा किसे कहते हैं पहले इसको बताइए। ग्राम सभा क्या होती है? नहीं, किसी की बात ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आया हुआ है, पीसीएस में पूछा गया है और बड़ा कंफ्यूजन लोगों के अंतर्गत विद्यमान है, बहुत ही कंफ्यूजन। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के स्तर। पहली बात आप नोट कर लें कि ग्राम सभा जो है, ठीक, ग्राम सभा जो ग्राम की निर्वाचन सूची होती है, ठीक, उस निर्वाचन सूची में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मिलाकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ग्राम सभा उसे कहते हैं कि निर्वाचन सूची में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब इसमें बात ये आई
कि निर्वाचन सूची में जो छोटे बच्चे 18 वर्ष से कम नहीं शामिल हैं, जो लोग की सूची में नाम नहीं है, वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं है। ग्राम सभा का गठन निर्वाचक मंडल में सूची में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मिलाकर ग्राम सभा का चयन होता है, ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा में एक से अधिक गांव शामिल होते हैं, एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। ठीक। दूसरी बात कि सूची में जितने व्यक्ति का नाम आएगा वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे, जिनका नाम सूची में नहीं है वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं है, यानी कि ग्राम सभा का गठन उनके द्वारा नहीं। जैसे छोटे मोटे बच्चे जो है वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं कहलाएंगे, नहीं शामिल। अब कभी ये मत कहिएगा कि एक गांव में निवास करने वाली समस्त लोगों की पॉपुलेशन उससे ग्राम सभा का गठन होता है, नहीं। निर्वाचन सूची में शामिल होने वाले व्यक्तियों से ग्राम सभा का गठन होता है और ग्राम सभा में कई गांव शामिल हो सकते हैं। ठीक, एक ये हो गया। और इसी ग्राम सभा की जो प्रशासकीय मतलब संस्था होती है वह संस्था ग्राम पंचायत कहलाती है। यहां क्या है, निर्वाचक सूची में शामिल व्यक्ति। ठीक। और ग्राम पंचायत क्या होगी, ग्राम सभा की प्रशासकीय संस्था, प्रशासकीय संस्था। ठीक है। अब प्रशासकीय संस्था में ग्राम पंचायत का सरपंच आ जाएगा, प्रधान आ जाएगा, फिर वार्ड के मेंबर आ जाएंगे, वो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे। ठीक है। लेकिन ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे, पूरे निर्वाचक सूची में शामिल सभी व्यक्तियों की संख्या ग्राम सभा। ठीक है। इसमें विषय मैंने आपको बता दिया कि 29 विषय शामिल है और 16 अनुच्छेद इसमें शामिल है। 243 का से लेकर अड़ा तक, कखा गगा अंगा चचा जा इया टठा डड़ा अड़ा, ये 3 हो गए। और फिर उधर जो शामिल है नगर में तथा दधा ना पफा बभा मा या, अब या पे रुक जाइए, या के बाद या का या छ या का या खा या गा या घा या अंगा, फिर या चा या छा या जा या झा, तो या छा तक यहाँ शामिल है। ठीक है। इतने यहाँ पर हैं और उसमें 29 विषय, इसमें 18 विषय हैं। तो आज ग्राम पंचायत तक ही हम आपको रखेंगे। ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा शेष नहीं रह गया है। ग्राम पंचायत का चुनाव आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि ग्राम प्रधान कैसे चुने जाते हैं, मेंबर कैसे चुने जाते हैं। इसकी चर्चा थोड़ा सा मैं करके और फिर आगे दूसरा टॉपिक कल शुरू करूँगा। ठीक है। चलिए आज विषय बता दीजिए। जी बताएं। ग्राम पंचायत में कितने विषय शामिल हैं? ग्राम पंचायत में 29 विषय। ठीक है। ठीक है। चलिए भाई, सभी महानुभाव से विदा लेते हैं। आपको शुभकामनाओं के सहित बहुत बहुत शुभ रात्रि का। थैंक यू सर। ओके फिर, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक, प्रणाम सर। ठीक, खुश रहो।